चैप्टर 1 में सबसे पहले प्रिलिमिनरी आता है और प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 है जो कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये 1930 का आया हुआ एक्ट है और इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट एक्चुअली अभी इसमें अपडेशन का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी अब सारे एक्ट अक्रॉस द बोर्ड लगते हैं, होल ऑफ इंडिया में आ जाएंगे, ये एक्सेप्शन नहीं रहेगा। तो ये आप यहाँ पे इसको अपने से इसको कट कर लेंगे, ये एक्सेप्शन अभी नहीं है। और तीसरा है इसका वन का जो थर्ड सब सेक्शन है वो कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। तो ये 1 जुलाई 1930 को आया हुआ है और इसके डेफिनेशन क्लॉज में आते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्ट्स के जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सेक्शन 2 में ही दिए गए और उसी तरह यहाँ पे भी हमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 2 में ही देखने को मिल जाता है। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो इस एक्ट में जब तक कि कोई भी इसके प्रोविजन में इसके कन्फ्लिक्ट में कुछ भी डिफिनीशन नहीं आ रहा है, जैसे बायर का कोई डिफिनीशन है, डिलीवरी का कोई डिफिनीशन है, तो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे सेक्शन 2 में जो भी इनके डेफिनीशंस दिए गए हैं, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही डेफिनीशन होंगे और हो सकता है कि कहीं पे कुछ कंटेक्स्ट डिफरेंट हो या सब्जेक्ट डिफरेंट हो, तो हो सकता है वहाँ पे इनकी मीनिंग कुछ और हो, किसी और कंटेक्स्ट में दी गई। जनरल केस में बायर का मतलब यही होगा जो सेक्शन 2 में दिया गया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बायर के ऊपर। बायर है मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स। तो वैसा पर्सन जो कि गुड्स खरीद रहा है एक्चुअली में, हु बाइज गुड्स और अग्रीज टू बाय गुड्स। तो बाइज का मतलब हो गया कि जो ओवर द काउंटर परचेज कर रहा है। जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं और इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि भैया ये पेन दे देना, और वो दुकान वाला हमें पेन दे देता है और हम उसी वक्त उसको पेन का जो भी 10 रुपया 5 रुपया जो भी चार्ज होता है उसको पे करते हैं और गुड्स ले लेते हैं। तो ये हो गया वहीं पे हम लोग ओवर द काउंटर उसको हमने बाय किया है। और दूसरा केस तब होता है जब हम कहते हैं बायर होते हुए उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये कार या मैं ये तुम्हारा स्कूटर 15 दिन बाद तुमसे परचेज करूंगा, तब भी मैं बायर ही होता हूँ। वहाँ पे एक्चुअली में ओवर द काउंटर इमीडिएट सेल नहीं हो रहा है, वहाँ एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। हम लोग एक्चुअली अग्रीमेंट में आ रहे हैं कि मैं तुमसे ये परचेज करूंगा और वो कह रहा है मैं तुम्हें ये बेचूंगा, तो वहाँ पे भी मैं बायर ही कहलाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे कुछ और कहलाऊंगा। तो उसी तरह से बायर का मतलब दोनों है, जो हु बाइज गुड्स और हु अग्रीज टू बाय गुड्स। सेकंड है 2 का 2, डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये पोजीशन की बात कर रहा है। दो चीज़ें होती है, एक होता है ओनरशिप और एक होता है पोजीशन। जैसे कि ये पोजीशन ट्रांसफर की बात कर रहा है, तो जैसे हम पेन लेने जाते हैं तो हमने उसको पेमेंट किया, उसने हमें पेन हाथ में दे दिया, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन हुआ कि हमने उसको पेमेंट दिया, उसने हमको गुड्स लेके मेरे पोजीशन में भी उसने दे दिया। तो एक तो जैसे ही मैंने उसको पेमेंट किया ओनरशिप मेरे नाम आ गई, तो यहाँ ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हुआ और पोजीशन भी ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलरली ये सेक्शन है वो सिर्फ डिलीवरी की बात कर रहा है जो कि पोजीशन से रिलेटेड है। उसको ओनरशिप से अभी मतलब नहीं है कि ओनरशिप एक्चुअली में ट्रांसफ़र हुई है नहीं हुई, ये सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा है। और इसमें एक देखने वाली बात है कि वॉलेंट्री शब्द जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वॉलेंट्री का मतलब है कि ये जो ट्रांसफ़र होगा ना, ये गन पॉइंट पे नहीं हो जाना चाहिए, किसी कोई आपसे चुरा के नहीं चला जाना, मतलब कि पोजीशन इज ऑब्टेन्ड अंडर पिस्टल पॉइंट और बाय थेफ्ट, तो देयर इज़ नो डिलीवरी। ऐसे केस में उसको फिर हम डिलीवरी नहीं बोलेंगे अगर कोअर्सन अप्लाई हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में भी देख रखे हैं। तो यहाँ पे वॉलेंट्री ट्रांसफ़र होना चाहिए। थर्ड आ जाते हैं गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच ए स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। तो ये कहता है कि डिलीवरेबल स्टेट में आ जाना चाहिए गुड्स हमारा, क्योंकि तभी जो होगा वो बायर बाइंड हो जाएगा, उस पर बाइंडिंग हो जाएगी कि उसको गुड्स
परचेज करना पड़ेगा ही। तो डिलीवरेबल स्टेट का भी एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप देख लो एक जनरल केस में, जैसे आप कोई टेबल खरीदने जाते हो मार्केट में, ठीक है, और आप बोलते हो कि हाँ ठीक है ये जो फलाना टेबल है इसको भैया आप पॉलिश कर दो, ये कर दो, और वो एक्चुअली में वो वैसे ही जब आप देखने जाते हो बाहर में कई सारी दुकानें होती है जो सड़क के किनारे ही लगी होती है, वहाँ धूल आती है, तो उनको पॉलिश करके ही उनको सेल करना है। ये सेलर की ड्यूटी है कि वो पॉलिश करके, वो जब तक उसने पॉलिश नहीं किया तब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, और तब तक बायर बाइंड नहीं है कि उस गुड्स को ले लेगा। तो वो पॉलिशिंग के बाद ही वो बाइंडिंग हो जाएगी बायर की। और फोर्थ पॉइंट में हम लोग आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो टाइटल टू गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप की अब बात हम लोग कर रहे हैं। जब हम टाइटल की बात करते हैं, टाइटल का मतलब ओनरशिप, ये गुड्स है किसका। जब आप पेन ही परचेज करते हो तो ओनरशिप ट्रांसफर होता है। आपसे पहले वो पेन एक्चुअली उस दुकान वाले का था, अब वो आपको दे देता है जब आप उसका प्राइस पे करते हो, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। तो टाइटल टू गुड्स का मतलब हुआ कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूव करता है कि आप ही उस गुड्स के ओनर हो। जैसे कि हम जब मार्केट से लैपटॉप परचेज करके आए तो जो रिसिप्ट हमारे पास होता है, वो रिसीट जो होता है वो मेरे ओनरशिप का एक प्रूफ होता है कि ये मैं ही इस गुड्स का ओनर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है इसमें कि आपका बिल ऑफ लेडिंग आ जाता है। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब सिंपल है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई कैरियर जो होता है वो इशू करता है एक शिपर को। दैट डिटेल्स, जिसमें कि डिटेल होता है क्या क्या डिटेल होता है, टाइप होता है, क्वांटिटी होता है, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स होता है जिसको कि कैरी किया जाना है, ठीक है। तो एक गुड्स का कैरियर जिसका काम है कि गुड्स इस पार से उस पार पहुंचाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, तो वो क्या करता है, जो शिप से वो भेज रहा होता है उस शिपर को वो एक डॉक्यूमेंट दे देता है कि सुनो ये जो गुड्स है इस पर्टिकुलर आदमी का है, तुम इस गुड्स को वहाँ डिलीवर कर देना। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है कि इस फलाना आदमी को ये डॉक्यूमेंट मिलना है, तो ये गुड्स मिलना है, तो वो उसके लिए बिल ऑफ लेडिंग हो जाता है। उसी तरह डॉक वारंट भी होता है, उसी तरह वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट भी होता है कि जैसे कि आपका कोई वेयर हाउस में कोई सामान पड़ा हुआ है और वो सामान का कागज़ आपके पास है जिसमें आपका नाम लिखा है कि ये सामान आपका है, तो वो जो वेयर हाउस कीपर ने आपको वो लिख के दिया है रसीद पे कि आपका यहाँ 10 बोरा गेहूँ है, तो ये जो सामान सर्टिफिकेट है ये आपका टाइट गुड्स हो गया, आप इसको किसी को बेच भी सकते हो, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि ये आपके पास, आप समझ लो आपका सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 10 बोरा जो भी आपने गेहूं चावल जो भी रखा है। फिर थर्ड आ जाते हैं वार फिंगर्स पे। वार फिंगर सर्टिफिकेट, ये भी वार फिंगर, वार का मतलब होता है आप समझ लो घाट की तरह एक पोर्ट। तो जब हम लोग पोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या होता है, वार फिंगर कौन होता है, तो पोर्ट का जो इंचार्ज होता है, जो पर्सनल होता है पोर्ट का, वो क्या करता है, वो या तो गुड्स रिसीव करता है या तो गुड्स को रजिस्टर करता है कहीं ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ऑन बिहाफ ऑफ कैरियर, तो वो भी एक सर्टिफिकेट देता है कि ये फलाना आदमी का गुड्स है उसको वहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट जो होता है वो भी ओनरशिप की। फिर रेलवे रिसीट, जैसे कि आप रेलवे से कभी सामान भेज के देखो, वो आपको एक रसीद देता है कि ये रसीद जब तक आप दूसरे एंड पे नहीं शो करोगे जहाँ पे वो, जैसे आपने दिल्ली से कोई किताब भेजा पटना के लिए, तो दिल्ली में जब आपने किताब चढ़ाया वहाँ पे आपको रसीद मिल गया। वो रसीद जब आपको पटना में वो किताब उतारनी है, रिसीव करनी है, तो जो भी पर्सन आपका जाएगा वो उसको वो रसीद दिखाना पड़ेगा। फिर कहता है multimodal transport document, warrant or order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as proof of possession or control of goods or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सिंपल है ये। जैसे कि दो तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल कि दिल्ली में आपने बुक चढ़ाया और वो बुक को आप पटना भेज रहे हो, तो आपको जो रेलवे रिसीट दिया है उसने एक्चुअली में वो रेलवे रिसीट आपके पास है और आपको पटना में किताबें चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि
कुछ ऐसा करो आपकी वो रेलवे रिसिप्ट जो आपके पास है, मान लो आपने किसी ऐसे ट्रेन से भेजा है जिस ट्रेन को पटना पहुंचने में अभी 7 दिन बाद की किसी ट्रेन में बुक कराई है, तो आप विद इन दो 7 डेज आप कोशिश करो कि आपको जो रेलवे वाले ने रसीद दिया वो पटना पहुंच जाए, ताकि वो आपका फ्रेंड या आपके फैमिली वाले जो भी पटना में है वो जब रसीद लेके जाएंगे तो ही उनको वो गुड्स मिलेगा। तो आपने क्या किया, आपने एक्चुअली में उस गुड्स को आपने एंडोर्स कर दिया कि भैया ये गुड्स जो है मेरा मित्र आपसे पटना में लेगा, या फिर आपने डिलीवरी ही कर दिया। डिलीवरी करने का मतलब हुआ कि हमने वो रिसीट लेके उस पर किसी का नाम नहीं लिखा, कि जब हमने उस पर रिसीट पे नाम लिख दिया होता है कि सुनो मैं नहीं, इस गुड्स को फलाना आदमी लेगा, तो फिर वो फलाना आदमी ही उस गुड्स को जाके लेगा। अगर मैंने डील उस गुड्स पे ऐसा कोई रिसीट है जिसके ऊपर नाम लिखना जरूरी नहीं, वो ऐसा रेलवे ने कहा है कि जो भी इस पर्ची को लेके आएगा उसको मिल जाए, अब मैं वो रसीद अपने मित्र को दे देता हूँ, बस वो कोई भी जाएगा, अगर मित्र से किसी और ने भी उसने किसी को भेजना होगा तो वो भी जाके रेलवे से ले सकता है। तो ये सिंपल सी बात कह रहा है, तो क्योंकि वो टाइटल है तो ओनरशिप आप हो सकता है एंडोर्स करके भी ट्रांसफ़र कर पाते हो और कभी कभी डिलीवरी से भी ट्रांसफ़र कर जाते हो, मतलब कि आपने सिर्फ पर्ची उठाई, किसी मित्र को बोला कि बेटा अब ये तुम्हारा है ये गुड्स, तो ये डिलीवरी से आपने ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा एंडोर्स कर दिया, आपने लिख दिया कि ये फलाना गुड्स इस आदमी को ही मिलेगा, ये हमने एंडोर्स कर दिया। तो ये दो तरीके से आप जो है वो टाइटल का हमने देखा कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में क्या क्या आ गया वो हो गया। अभी फिफ्थ है, फिफ्थ तो इजी है, फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट या फिर डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट किसी भी पार्टी के पार्ट पे हो सकता है। अभी सिक्स देखते हैं, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पे बैरक कहता है कि मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कहता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक्चुअली आ चुके हो उसके बाद उस गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर जिस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेलर के पास वो एक्चुअली में था भी नहीं, वो एक्वायर्ड बाय द सेलर है आफ्टर मेकिंग। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद उसने उस गुड्स को एक्वायर किया है, तो इस ऐसे गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता, जैसे आप जाके कभी ऐसा कुछ किसी के साथ एग्रीमेंट कर, जैसे आपके पास एक आम का बागान है, गार्डन है, तो यू कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी इन अ वे, आई विल टेल यू दैट एक्स अग्रीज टू सेल, लाइक टू पीपल आर देयर, एक्स एंड वाई, सो एक्स अग्रीज टू सेल टू वाई ऑल द मैंगोज which will be produced in his garden next year. It is a contract of sale of future goods amounting to an agreement to sell. तो ये फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं। यहाँ पे भी इमीडिएट सेल नहीं हो रहा है कि हमने आपको पेमेंट किया, एक्स ने वाई को सीधा आम अभी का अभी दे दिया, नहीं, उसने बोला कि नहीं, एक साल में जितना आम आएगा या इस पर्टिकुलर सीजन में जो भी आम आएंगे वो सभी तुम्हारे होंगे, तो मुझे इतना पेमेंट कर देना। ये एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल कह रहे हैं फ्यूचर में ये सेल होने जा रहा है, तो इसको एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, SELL, ये हो जाता है हमारा। और इसके बाद देखते हैं गुड्स। तो गुड्स तो सिंपल है, मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील नहीं करती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करती है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. तो ये भी काफ़ी सिंपल सा है कि इसमें सभी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है। अभी जैसे मैं आपको एक्शनेबल क्लेम और मनी बाद में समझाता हूँ, पहले सिंपल देखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड करने की ये बात कर रहा है। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, ये बोलता है स्टॉक आ जाता है, शेयर आ जाता है, ग्रोइंग क्रॉप आ जाते हैं, ये सभी जो हैं ये सभी इनका मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी तभी तक गुड्स होते हैं क्योंकि इन जैसे कि आप ट्रीज़ की बात कर लो, क्रॉप्स की बात कर लो, ये सारे क्या है, दे आर ऑलरेडी अग्री टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड। जैसे आप क्रॉप्स लगा रहे हो, यू already know that someday you are going to cut off all the crops or the grasses or whatever trees if you have planted, तो आप
वो लगाती हूँ इसी इंटेंशन से कि हमको इसको किसी दिन तोड़ लेना है क्रॉप्स के बारे में। तो जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे ट्रीज वेर सोल्ड दैट दे कुड बी कट आउट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड and then taken away by the buyer, so it was held that there was a contract of for sale of movable property of goods. Generally स्टैंडिंग टिम्बर वगैरह को हम लोग नहीं मानते क्योंकि टिम्बर को हम लोग कट नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करके चले आओ कि कोल माइन को मैं सेल कर दूंगा, या फिर कोई कोई भी गोल्ड माइन को मैं सेल कर दूंगा, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो अटैच टू अर्थ है, आप माइन को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अटैच टू अर्थ का मतलब अब वही बात है कि आप क्रॉप्स को अटैच टू अर्थ क्रॉप भी होता है, लेकिन वहाँ पे इंटेंशन ये है सेलर का कि वो किसी दिन उस क्रॉप को काटेगा ही काटेगा। जब उसका क्रॉप फसल बड़ी हो जाएंगी तो उसको कट करना है ही, वो उसको काटने के इंटेंशन से ही लगा है, इसलिए वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। अब आते हैं एक्शनेबल क्लेम पे। एक्शनेबल क्लेम का मतलब कोई भी ऐसा क्लेम जो कि इन्फोर्स किया जाता है वो लीगल एक्शन से। जैसे मान लो एक क्रेडिटर होता है, एक डेटर होता है। जैसे क्रेडिटर क्या, जो आपको पैसा दे रहा है। जैसे आप मार्केट जाते हो, आप बोलते हो भैया मुझे 10 किलो गेहूं दे दो, मान लो गेहूं का दाम 1000 रुपये लिया आपसे। 1000 रुपया अगर गेहूं का दाम होता है तो आप बोलते हो भैया इसको खाते में लिख लेना। उसके पास एक खाता बुक है, उसमें उसने लिख लिया आपका नाम और लिख दिया इतना रुपया। अब ये जो क्रेडिटर के पास की जो लिखा है, इसका मतलब है कि क्रेडिटर को आपसे 1000 रुपये मिलने वाले हैं, जो भी फ्यूचर में मिलेंगे। तो ये जो है वो ये उसका क्लेम है, ये एक्शनेबल क्लेम है। अगर आप उसको ये पेमेंट नहीं दोगे तो इसके लिए वो कोर्ट जा सकता है। तो ये जो उसने खाता बुक में अपना लिख रखा है ना, इस चीज़ को वो किसी को ये गुड्स की तरह बेच नहीं सकता है कि भैया तुम मुझे 1000 रुपये दे दो और ये खाता बुक तुम रखो और तुम उससे ले लेना ये पैसे 1000 रुपये, ये तुमको इतने दिन बाद। ये गुड्स के तौर पे यहाँ पे सेल परचेज नहीं होगा। ठीक है, और मनी की बात करते हैं। मनी का मतलब हो जाता है कि जब भी सेल ऑफ गुड्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा करेंसी जो होगा वो मतलब मनी होगा यहाँ पे। ये क्योंकि ये और इसको हम लोग गुड्स नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे कि हम लोग गुड्स खरीदेंगे, ना कि हम लोग पैसे को ही खरीद लेंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है कि आप बोल दो कि ओल्ड और रेयर कॉइन्स है तो उसको हम लोग गुड्स मान, हाँ मान सकते हैं। जैसे चांदी के सिक्के, वो भी गुड्स में आ जाएंगे। पुराने पुराने होते, दिवाली में हमारी मम्मी लोगों को हमारे फादर लोग ला के दिया करते थे, तो वैसा चीज़ें हैं कि आप उसको गुड्स मान लो। ठीक है, अभी आ जाते हैं 8th पॉइंट पे। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due whether he has committed an act of insolvency or not। तो ये भी सिंपल है कि आप इंसॉल्वेंट कब किसी को मतलब कहते हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो ये कहता है कि जो बंदा अपने डेट्स को नहीं दे पा रहा है ऑर्डिनरी कोर्स में, मतलब जनरल डे में दिख रहा है कि ये बंदा डेट पे नहीं कर रहा है, ड्यू डेट आ चुका है, उसने पे नहीं किया एक, और जरूरी नहीं है वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ। तो होता क्या है कि जनरली कोई पर्सन अगर इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट उसको बोलता है कि ये फलाना बंदा जो इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर वो पर्सन खुद जाके कोर्ट में सीख करता है कि मुझे बैंकरप्सी प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए या कुछ भी, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उसको घोषित नहीं भी किया हो, उसको डिक्लेयर भले ही नहीं किया हो, उसने भले ही एक्ट एक्चुअली में नहीं किया हो, लेकिन अगर वो अपना डेट नहीं चुका रहा है तो उसे हम लोग मानेंगे कि वो इंसॉल्वेंट है। किसके तहत? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डायमेंशन में हम लोग यही उसकी डेफिनेशन होगी इंसॉल्वेंटी की। और 9th है मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट ऑथोरिटी ईदर टू सेल गुड्स or to consign goods for the purposes of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। तो मर्केंटाइल एजेंट तो बहुत सिंपल है, जैसे ब्रोकर होता है जिसको कि किसी उसके प्रिंसिपल ने ऑथराइज है। जैसे दिल्ली में हम लोग जब रूम्स लिया करते थे, पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि जो ओनर होते थे मोस्ट ऑफ देम जो होते थे किसी न किसी एजेंट के थ्रू अपने रूम को रेंट पे लगाते थे या सेल करवाते थे। और यही अब हर जगह मेट्रोज में हो या हर एक अच्छे बड़े टाउन में यही चलता है।
तो वो एजेंट को ऑथराइज किया जाता था कि आप इधर उस गुड्स को सेल करो, जो भी गुड्स है। वैसे वहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की थी, यहाँ मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की जिक्र कर रहा हूँ। जैसे कार को सेल करने के लिए आप देखते हो कि रोड्स पे लगे होते हैं बहुत सारे कार, सेकेंड हैंड कार सेल कर रहे हैं, तो वो सभी क्या है, एजेंट को आपने दे दिया है। और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पसेज ऑफ सेल, कंसाइन का मतलब होता है सिंपल कि द एक्ट ऑफ गिविंग ओवर टू अनदर पर्सन, यानी वो एजेंट भी किसी और को कंसाइन कर सकता है, मतलब एजेंट का भी सब एजेंट हो सकता है शायद, जो उसको बोल दे कि अब भैया तुम इसको बेचवा दो। और टू बाय गुड्स, या फिर हो सकता है उसके प्रिंसिपल ने उसको कहा हो, पैसे दिए हो, बोले कि भैया तुम्हारा काम है ये गुड्स खरीदना और मेरे दुकान पे पहुंचा दिया करो। या फिर और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, या फिर कार दिया, बोला ये कार गिरवी रख के तुम पैसे ही कहीं से ले आओ। तो ये सारे काम जो होते हैं मर्केंटाइल एजेंट का होता है। और प्राइस तो बहुत सिंपल है, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो कि मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स में हमेशा मनी कंसिडरेशन होगा। बार्टर में हम लोग डील नहीं करते हैं कि भैया तुम टमाटर ले लो हमें आलू दे दो, ये जैसा ही ऐसा ट्रांजेक्शन आएगा, ये यहाँ से डील नहीं होगा। वो एक्सचेंज का जहाँ टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गाइड होगा, सेल ऑफ गुड्स वहाँ पे विल नॉट कम इनटू प्ले। अभी देखते हैं 11th 2 का सबसेक्शन 11 जो है वो कहता है प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। अभी जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो जैसे सिंपल हम लोग जानते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कुछ लेने जाते हो, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे पैसे दिए और हम लेके चले आए, तो ये हो गया एक जनरल आपका ओनरशिप आ गया, ये जनरल प्रॉपर्टी हुआ। स्पेशल प्रॉपर्टी कब होता है, जैसे आप वॉच है, तो जब आप वॉच आपकी ख़राब हो जाती है, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि भैया ये वॉच रिपेयर करके दे दो, वो बोलता है ठीक है 500 रुपये लगेंगे। अब बात आती है कि ये वॉच जो है ये आपकी जनरल प्रॉपर्टी है, वॉच आपकी है, आपके पास इसका टाइटल है। क्या शॉपकीपर के पास आपने पोजीशन दे दिया, क्या इससे वो शॉपकीपर का हो जाएगा? लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी उसकी भी तो है, उसमें सॉरी कहने का मतलब ये कि उस प्रॉपर्टी में हमारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, वो हमारा प्रॉपर्टी है बिल्कुल, उसके लिए वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। उसके लिए वो प्रॉपर्टी का वैल्यू सिर्फ इतना है कि जो भी उस पर उसको लेबर कॉस्ट लगेगा या जो भी पार्ट उसमें उसने लगाएगा, उसका जो भी रेट होगा उसको आपसे वसूला है। यानी कि उस प्रॉपर्टी में, आपकी वॉच में, उस शॉपकीपर का इंटरेस्ट सिर्फ 500 रुपये का है। और मे बी आपकी वो घड़ी हो 5,000 की या 10,000 की, आज तो अभी तो महंगे महंगे वॉचेज आ जाते हैं, तो आपकी घड़ी हो सकती है कि वो महंगी हो, जो भी रेट हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट सिर्फ उसमें 500 रुपये का होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी। और 12th में आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशन। ये तो सिंपल है कि क्वालिटी का मतलब अच्छा बुरा तो होता ही है, कौन से ब्रांड का और क्या, लेकिन इसके अलावा मतलब किस स्टेट में है, किस कंडीशन में, पुराना है, नया है, ख़राब तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। 13th आ जाते हैं सेलर, मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल गुड्स। तो अभी 13th में तो सिंपल है कि आप सेलर, वही वजह से हम लोग बायर के बारे में देखते हैं कि उसने इमीडिएट ओवर द काउंटर परचेज कर लिया था, उसी तरह इमीडिएट ओवर द काउंटर किसी ने सेल कर दिया, पेन सेल कर दिया, तो वो सेलर कहलाएगा। अग्री टू सेल, वो कह रहा है कि मैं आपको परसों बेचूंगा ये, तो परसों बेचूंगा, तो वो अग्री टू सेल हो गया, वो भी सेलर हो गया। अभी 14th में आ जाते हैं specific goods means goods identified and agreed upon at the time a contract of sale is made। अभी ये भी काफ़ी सिंपल है कि आपको बस इतना सा देखना है इसमें कि गुड्स जो एक्चुअली होते हैं ना, उसमें स्पेसिफिक गुड्स की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स को हम लोग एसर्टेन्ड गुड्स भी बोलते हैं। जैसे कि जब हम जाते हैं किसी शॉप पे, बोलते हैं कि भैया मुझे वही वाला डीवीडी प्लेयर चाहिए जिसके ऊपर जिसका ये मॉडल नंबर है, मैं वही वाला चाहता हूँ, जिसका ये डिस्टिंक्टिव नंबर, मॉडल नंबर भी आप समझ लो बहुत सारे प्रिंटर्स हो सकते हैं, आप उसका स्पेसिफिक सीरियल नंबर होगा,
हर एक प्रिंटर का, तो आप बोलोगे भैया मुझे वही प्रिंटर चाहिए, तो ये स्पेसिफिक गुड के लिए हुआ। जब तक आपको वो प्रिंटर नहीं मिला तब तक सेल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जब आप अनएसर्टेन्ड गुड्स के लिए जाते हो, जैसे कि आपको वहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं, जैसे कहीं पे किसी दुकान में 100 बोरे हैं शुगर के, और आप उसको बोल रहे हो कि भैया मुझे 1 बोरी शुगर दे देना, तो जब तक वो 1 बोरी शुगर उसने उस सारे 100 बोरे के लॉट में से अलग नहीं किया, तब तक वो अनअसर्टेन्ड गुड्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन से आप उसको मतलब इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल है वही कि 1 बैग ऑफ शुगर चाहिए और काफ़ी सारे शुगर के बोरे हैं, तो ये अनअसर्टेन्ड है, क्योंकि किस बैग को आपको डिलीवरी करनी हो अभी तक तय नहीं है। जब तक कि जैसे ही कोई बैग वो उठा लेता है शॉपकीपर कि ये बैग आपके लिए, तो वो एसर्टेन्ड हो गया, तो वो स्पेसिफिक गुड हो गया। अभी 15th आ जाते हैं कि एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। ये तो सिंपल है कि जो भी एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, और अगर वो लगता है आपको कि अरे वो तो डेफिनेशन क्लॉज में दिया ही नहीं, इस शब्द का क्या मतलब है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपको उसका कुछ भी मीनिंग दिया गया है तो आपको वही रेफर करके समझना होगा, वही उसका मीनिंग होगा।